कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को ही हिलाकर रख देती हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ एक बाप बेटे के रिश्ते की कहानी माय सन। 2007 में बनी इस कोरियन मूवी की स्टोरी एकदम अलग है और एंडिंग एक शॉक कर देने वाली है, इसलिए मूवी को पूरा ज़रूर देखें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो पक्के से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और एक छोटा सा बच्चा किसी बड़े से इंसान का हाथ पकड़ता दिखाई देता है। सीन चेंज होता है और एक जेल में कुछ अधिकारी कैदियों से बातचीत करते नजर आते हैं। ये कोर्ट की तरफ से आए थे। कोरियन कानून में कैदियों के लिए एक सहूलियत रखी गई थी। जिन कैदियों को लंबी सजाएं होती हैं उनके अच्छे आचरण और व्यवहार को जो वो जेल में करते हैं देखते हुए उन्हें एक दिन की पैरोल दी जाती है, जिससे वो अपने घर वालों के साथ एक पूरा दिन बिता सके। इनमें से कुछ कैदियों ने चोरी की थी, कुछ ने फिरौती, कुछ ने कत्ल। जिन्होंने कत्ल किया उन्हें पैरोल नहीं मिलेगी। एक बूढ़े आदमी ने जिस पर कत्ल का इल्जाम है वो कहता है, मुझे बस एक बार उस लड़के के माँ बाप से मिलना है जिसकी जिंदगी में मेरी वजह से अंधेरा हो गया। फिर एक कैदी की बारी आती है जिसने रॉबरी और मर्डर किया है। इनका नाम कैंग सिक है। इन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली है, मगर जेल में उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा, इसलिए वो पैरोल के लिए उम्मीद कर सकते हैं। एक महिला अधिकारी उनसे पूछती है, आपको यहाँ कितने साल हो गए? 15 साल, कैंग ने कहा। आपके घर पे कौन कौन है? मेरी माँ और मेरा बेटा। पत्नी से बहुत पहले ही रिश्ता ख़त्म हो गया, कैंग ने कहा। अधिकारी ने आगे पूछा, आपको आपका बेटा याद है? हाँ, हमने बहुत वक्त साथ बिताया है। और कहते कहते वो चुप हो गए। थोड़ी देर की नीम खामोशी के बाद बोले, झूठ, सब झूठ है। मुझे उसका चेहरा तक ठीक से याद नहीं। 15 साल में मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। याद है तो सिर्फ इतना कि वो 18 का होगा और जवान हो गया है। फिर वो अपने सेल में आते हैं, खुद से बातें करते हैं। मेरी आंखें बिल्कुल खाली सी लगती हैं। कोई नहीं कह सकता कि इनसे आंसू भी गिरते होंगे, मगर हर रात इनसे आंसू गिरते हैं। हर रात मैं खूब रोता हूँ। 15 सालों में इतना रोया हूँ कि अब कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, आंसू ही नहीं गिरते। आज चर्च से एक पादरी जेल में आया है। प्रेयर के बाद किसे पैरोल दी गई है ये बताया जाना है। पूजा पूरी हुई और नाम भी बताया गया, कैंग सिक। 15 साल से कैंग सिक ने बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं किया। वक्त बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आज इतने साल बाद उसे उस बदली हुई दुनिया में कैसा व्यवहार देखने को मिलेगा और वो कैसा करेगा, इन सब के बारे में पार्क नाम का एक पुलिस वाला उसे बता रहा है। दूसरी तरफ जिंग नाम का लड़का अपने दोस्त के पास आया। उसे एक खत मिला है जिसमें लिखा है कि तुम्हारे पिता एक दिन के लिए तुमसे मिलने आ रहे हैं। उसने ये अपने दोस्त को बताया, मगर उसका चेहरा पूरा शून्य है। उस पर कोई भी भावना नहीं। शायद समझ ही नहीं आ रहा उसे कि इस बात पे खुश होना चाहिए कि पिता इतने साल बाद आ रहे हैं, या फिर उदास कि सिर्फ एक दिन के लिए आ रहे हैं। जिन होनहार और टैलेंटेड है। पियानो पर उसकी उंगलियां जब चलती हैं तो पूरी क्लास होश खो बैठती है और मंत्रमुग्ध हो जाती है। कैंग परिवार से मिलने एक ट्रेन में आए। वो कहते हैं, मुझे जब जेल ले जाया जा रहा था तब रात थी, गहरी काली रात। और आज जब मैं यहाँ से निकला हूँ तो सुबह हो गई है, एकदम सफ़ेद उजली सुबह। कैंग सिक पैरोल की खुशी में रात भर नहीं सोई। आंखें नींद से बोझल हैं, मगर वो सो नहीं सकता। सिर्फ आज का ही तो दिन है, अपने घर जाने का, अपनी माँ को देखने का, बाहर की बदली दुनिया में खुलकर सांस लेने का और अपने बेटे को गले लगाने का। ये सब कुछ सिर्फ एक अदनी सी नींद पर बर्बाद कर दूं? नहीं, मैं सो नहीं सकता। कुछ घंटों के सफ़र के बाद कैग अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा है। पार्क ने दरवाजे पर दस्तक दी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर कई और बार, मगर दरवाज़ा खोलने कोई नहीं आया। जब दरवाजे को धक्का दिया गया तो पूरा ही खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है। सामने टीवी पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, बार बार लूप में। बूढ़ी औरत के आगे काग ने घुटने पर बैठकर प्रणाम किया और बोला, माँ, मैं आ गया हूँ।
बुढ़िया हैरत से काक को देखे जा रही है। उसे याद ही नहीं है कि ये कौन है। और काक सोच रहा है पिछले 15 साल से इन्होंने कितना कुछ सहा होगा, दिमाग में कितना शोर हुआ होगा, और थक हार कर वो शांत हो गया। घर पर माँ है, मतलब जिंग स्कूल में है। कैग ने पाक से कहा, हमें स्कूल जाना चाहिए। मैं घर पर रहकर सिर्फ इंतजार में एक दिन नहीं बिता सकता। वहीं पास में एक फोटो फ्रेम है। ये जिंग और उसके दोस्तों की तस्वीर है। कैग स्कूल के आगे खड़ा जिंग का इंतजार कर रहा है, मगर जिंग उसे कैसे पहचानेगा? इतने साल में तो मेरी शक्ल भी उसे याद नहीं होगी। सहूलियत के लिए उसने एक बोर्ड हाथ में ले लिया जिस पर लिखा था, बेटा पापा यहाँ हैं। स्कूल की छुट्टी हो गई। सारे बच्चे एक एक करके निकल गए। जिंग धीरे धीरे कदमों से गेट की तरफ आ रहा है। उसने अपना पूरा चेहरा मफलर से ढक रखा है, सिर्फ आंखें ही दिख रही हैं। बाहर कैग को देखकर जिंग खड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे को बहुत दिन बाद देखा। कैग आगे बढ़ा और बोले, ये तुम्हारा आधा चेहरा है, मुझे तुम्हारा पूरा चेहरा देखना है जिंग। जिंग की आंखें भी एकदम खामोश हैं, जैसे कैग की थी। आंखों ने ही रिश्तों की पहचान कर दी। अगले ही पल दोनों बाप बेटे एक कार में बैठे थे। कहने को तो वो साथ बैठे थे, मगर दोनों के बीच फासले बहुत थे। कार में खामोशी थी। अचानक जिंग ने कहा, मुझे ट्यूशन जाना है, बाद में बात करते हैं। कैग ने हामी भरी। दोनों घर आए। जिंग सीधा दादी के पास गया और उनकी मदद करने लगा। दादी की याददाश्त एकदम खो गई। वो जिंग से पूछती हैं कि तुम कौन हो? कैग दूर बैठा बस जिंग को तैयार होता देखता रहा। अब तक दोपहर हो चली थी, मगर अभी तक कैग को जिंग ने पापा नहीं कहा। जिंग ट्यूशन चला गया और कैग पीछे बैठा घर, माँ, बेटा और घर के बिगड़े हालात के बारे में सोचने लगा। रात जब सब खाना खाने टेबल पर बैठे थे तो भी उनके बीच सिर्फ खामोशी ही रही। आज का खाना पार्क ने बनाया था। खाना बेहद फिजूल और बकवास था, मगर फिर भी सभी खामोशी से खाए जा रहे थे, बिना किसी शिकायत के। क्या आपको याद है आपने कितनों की जान ली थी? अचानक से उठे जिंग के इस सवाल पर कैग हड़बड़ा उठा। शायद एक, मुझे उस दिन का कुछ भी ठीक से याद नहीं, कैग ने जवाब दिया। वो 2 लोग थे, मैं हर रोज उनके बारे में पढ़ता था। आपके एक गलत काम की वजह से कितनों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। कैग के पास खामोशी के अलावा और कोई जवाब नहीं था। मेरा बेटा पिछले 15 साल से कितना कुछ बर्दाश्त करता आ रहा है। वो मुस्कुराता नहीं, मुझसे बात नहीं करना चाहता। मेरी आंखें उसे डरावनी लगती हैं। बाथरूम में शीशे के सामने खड़ा कैग ये सारी बातें सोचे जा रहा था। थोड़ी देर बाद कैग छत पे लगे एंटीना को फिक्स कर रहा था, जिससे टीवी पर अब कलर्स प्रोग्राम आने लगे और दूर आसमान में कुछ पक्षी मीलों के सफ़र को तय करने निकल पड़े। मुखिया पंछी की बातें सुनाई देती हैं। सर्दियों की रातों में मीलों का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल होता है। अपने पूरे परिवार को लेकर एक आशियाने को छोड़कर दूसरी जगह घर तलाशना। मगर एक राहत की बात यह है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है और शायद अगले साल तक ये मुखिया होगा। अगले सीन में कैग और पार्क ड्रिंक करने के लिए बैठे थे, तभी जिंग भी वहाँ आ जाता है। पार्क जिंग को भी थोड़ी ड्रिंक देते हुए पूछता है, क्या पहले कभी किया है? हाँ, अपने जन्मदिन पर। कैग को डर था कि कहीं पार्क जिंग से उसकी जन्मदिन की तारीख ना पूछ ले, क्योंकि वो भी कैग को याद नहीं थी और पार्क ने जिंग से उसके जन्मदिन की तारीख पूछ ही ली। जिंग कैग की तरफ देख रहा था कि क्या इन्हें मेरा जन्मदिन याद है। कैग की खामोशी से जिंग ने कहा, मेरा जन्मदिन फादर के जन्मदिन से 2 दिन पहले आता है। इसके बाद सब सोने चले गए। जिंग और कैग एक ही कमरे में सो रहे थे, मगर नींद दोनों की आंखों से गायब थी। तभी जिंग ने कहा, चलिए बाहर चलते हैं। कैग और जिंग थोड़ी देर में सड़कों पर टहल रहे थे। जिंग अचानक दौड़ने लगा। कैग भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जिंग तेज था, बहुत तेज। हर उठते कदम के साथ वो कैग से दूर होता जा रहा था, मगर कैग उसे अपने से दूर नहीं जाने दे सकता था। एक बार फिर से नहीं।
वो दौड़ता रहा बिना रुके और आखिर एक जगह पर दोनों की ही दौड़ खत्म हो गई। चांद की रोशनी में जिंक का चेहरा चमक रहा था। मुझे डर था कि कहीं तुम डिसेबल ना हो। जेल जाने से पहले मैंने तुम्हें बहुत मारा था। अपनी गलती की सारी सजाएं मैंने तुम्हें दी। मुझे माफ़ कर दो, कैग बोला। जिंग आंखों में आंसू लिए उनसे बोला, मेरे पैर हमेशा ठंडी में दर्द होते थे, मगर फिर भी मैंने दौड़ना बंद नहीं किया, खुद को मजबूत बनाया। आपकी सज़ा ये है कि अपने मरने तक आप मुझे कभी नहीं भूलोगे। तभी बारिश शुरू हो गई और दोनों एक टेलीफोन बूथ में घुस गए। फिर दोनों सोना में जाते हैं। नहाते हुए जिंग पानी के अंदर चला गया। जब काफ़ी देर वो बाहर नहीं आया तो कैग भी उसे ढूंढने पानी के अंदर चला गया। यहाँ जिंग पहली बार कहता है, ये मेरे फादर हैं, कोई खूनी या कोई कैदी नहीं, मेरे पिता हैं। फिर दोनों घर आ जाते हैं। अब जाने का वक्त हो गया था। कैग आखिरी बार अपनी माँ को घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और जिंग के साथ बाहर निकल जाते हैं। दूर से एक लड़की उन्हें जाते देख रही थी। कमरे में माँ अकेली बैठी थी। घंटों बीत गए मगर वो वैसी की वैसी ही बैठी रही। फिर उठी और कमरे में रखे एक फ़ोटो फ्रेम को उठा लिया। ये कैग उनकी फ़ोटो थी। उसे देखकर वो बहुत रोती हैं। शायद उन्हें याद आ गया था कि कैग उनका बेटा है, जो अब वापस उनसे दूर चला गया, जिसे उन्होंने आखिरी बार देखा है और शायद अब कभी नहीं देख पाएंगी। इधर दोनों बाप बेटे रेलवे स्टेशन आ गए। चलते चलते कैग को अपने हाथों पर एक छुअन महसूस हुई। ये जिंग के हाथ की छुअन थी। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा था। इस पल में कैग के आंसू जो सूख चुके थे फिर से बह निकले। जिंग अपने पिता का इस तरह रोना बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो कहता है, प्लीज़ डैड, मत रोइए। तभी कैग जिंग की तरफ मुड़े और बोले, जिंग कहाँ है? प्लीज़ मुझे बता दो। ये कैग क्या कह रहे हैं? जिंग तो उसके सामने खड़ा है। क्या वो अपने बेटे को ही भूल गए हैं? तभी एक ऐसा सच निकलता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। वक्त पीछे जाता है और जिंग किसी की अस्थियों को समंदर में बहा रहा था और ये अस्थियां थीं असली जिंग की। ये लड़का जिसे अब तक हम जिंग समझ रहे थे असल में दोयुंग है, जिंग का दोस्त। दोयुंग बताता है कि वो और जिंग बहुत अच्छे दोस्त थे। जिंग अपने फादर के बारे में हमेशा बातें करता था। इसीलिए जब कैग दादी से मिलने गए तो उन्होंने दोयुंग से पूछा था कि तुम कौन हो, ना कि कैग से। और वो लड़की जो दूर खड़ी दोनों को देख रही थी वो थी जिंग की गर्लफ्रेंड। दोयुंग बताता है कि एक दिन जिंग बेहोश होकर गिर गया। अस्पताल में पता चला कि उसे कोई जानलेवा बीमारी है जो उसे कुछ ही दिन में निगल जाएगी। फिर एक दिन जिंग दोयुंग से कहता है, मरने से पहले मैं एक बार अपने फादर से मिलना चाहता हूँ। अगले ही पल जिंग की गर्लफ्रेंड और दोयुंग बस में बैठे थे। दोयुंग का हाथ पकड़ता है और अपना सिर उसके कंधे पर रख के आंखें बंद कर लेता है और फिर वो आंखें कभी नहीं खोलता। उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। ली, उसकी गर्लफ्रेंड और दोयुंग दोनों ने डिसाइड किया कि वो बारी बारी से दादी का ख्याल रखेंगे। उसी बीच एक लेटर आता है जिसमें कैग के आने की बात थी। उन्होंने घर की सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही रख दी जैसे जिंग के वक्त थी। दोयुंग ने खुद को जिंग की तरह तैयार कर लिया। उसकी बताई हर बात याद की, मगर उसको जिंग का बर्थडे याद नहीं था क्योंकि जिंग ने कभी ये बताया ही नहीं। ये सारी बातें दोयुंग ने कैग को बताई और वो बैज जिस पर जिंग का नाम लिखा था और जो जिंग की आखिरी निशानी थी कैग की तरफ बढ़ा दी। कैग अपने बेटे को अब कभी नहीं देख सकते। फिर हमें पता चलता है कि जब दोयुंग ने कैग का हाथ पकड़ा तो अपने दाएं हाथ से पकड़ा था, जबकि जिंग तो लेफ्ट हैंडी था। कैग ने उसी वक्त समझ लिया था कि ये जिंग नहीं है। तभी ट्रेन आ जाती है। कैग ट्रेन में था। वो जा रहा था और बाहर खड़ा दोयुंग इस बार फूट फूट कर रो रहा था। अगले दिन ऑफिसर आई। कैग से पूछा, कैसा लगा अपने बेटे से मिलकर? बहुत ख़ास। शुरुआत तो झिझक भरी थी मगर हमने बहुत वक्त साथ बिताया।
वो मुझ जितना बड़ा हो गया है और बहुत हैंडसम भी है। कुछ वक्त बाद कैक से मिलने दोइंग आता है। वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं और हंसते मुस्कुराते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।